हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी हमने आपको रीड कराई, तो आपको वो पार्ट 1 में आपको मिला होगा कोई मुख्य तथ्य, जो जैसे कि पांडुलिपि, अभिलेख हो गए, पुरातत्वविद, हमने आपको बताया। और आज हम चलेंगे इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री। कक्षा 6 क्लास 6 की हमारी जो है एनसीईआरटी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ये हमारा जो है फर्स्ट अध्याय है, पहला पहला अध्याय है। तो हम आपको क्या आज बताएंगे। आपके पास बुक है तो आप लोग जो हमारी कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पृष्ठ 2 है, आप लोग वो ओपन कर लीजिए। दूसरा पृष्ठ, उसमें आपको मानचित्र मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे, हमने कल आपको बताया कि सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी, पूर्व और पश्चिम के कोने में सुलेमान और किरथर। तो हमने कल आपको बताया कि ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो पुरुष और स्त्रियां थी, उन लोगों ने जौ और गेहूं को उपजाना स्टार्ट किया। और साथ में ही ये लोग कुछ पालतू जो जानवर थे उनको भी पालतू बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और बैल, कुत्ते इत्यादि। अब और उसके बाद आपने देखा कि गारो जो थी, विंध्य पहाड़ियों के पास जो गारो थी, गारो में सबसे पहले विकास करना स्टार्ट हुआ। और जो है वहाँ चावल उपजाना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले जो कृषि थी वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? गारो से। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं आज हम क्या देखेंगे कि अगर आप अपने पृष्ठ जो है आपका तीसरा पृष्ठ अगर देखोगे तो उसमें मानचित्र पर सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों को पता लगाने को बोल रहा है। अब बात आई कि सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदियां, अब ये सहायक नदियां होती क्या हैं? तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाएं। अब जो बड़ी नदी में जाकर, मतलब बहुत सारी नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो सारी मिलकर जाती हैं, कहाँ? बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, तो उसे सहायक नदियाँ कहा जाता है। अब ये जो सहायक नदियाँ हैं, ये इनकी कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो कुल 7 सहायक नदियाँ हैं। और इनके अगर नाम देखें तो आप देखेंगे नाम इसका। अगर आप भारत के मानचित्र में पश्चिम ओर की तरफ देखेंगे तो आपको 2 सहायक नदियां मिलेंगी। कौन कौन सी? एक काबुल और कुर्रेम। अब ये बात हुई पश्चिम की तरफ। अब अगर अपने मानचित्र जो पृष्ठ 2 की मानचित्र दी गई है, अगर उसमें देखेंगे तो अगर पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको 5 सहायक नदियां मिलेंगी पूर्व की तरफ। तो कुल हमारी कितनी होगी? 7। तो इस तरफ अगर पूर्व की तरफ देखें तो कितनी है? पहला है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज। तो ये हमारा जो 7 है सहायक नदियां, ये हमारी जो है कुल 7 सहायक नदियां हैं।
ये हमारा किस ओर है, पश्चिम की ओर है काबुल और कुर्रेम, और पूर्व की तरफ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। वह 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको 7 सहायक नदियाँ दिख जाएंगी। और जो कि सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं, तो सहायक नदियाँ जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी सहायक नदियाँ हैं, 7 हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इरेज करते हैं। आप आगे देखें तो आगे क्या बात किया गया है, तो आगे बात किया गया है जो हमारी सहायक नदियां, हमने जो अभी नाम लिखा, तो उन्हीं सहायक नदियों के किनारे लगभग कितने वर्ष पूर्व, तो लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फले फूले। अब यहाँ बात आई नगर किसे कहते हैं, तो नगर नगर कस्बे से बड़ी होती है, जिसे सिटी या कस्बा बोल देते हैं, तो इसे नगर कहा जाता है। तो आगे बात आई है कि इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व हुआ। क्या बात कर रहा है कि जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती, आपको यहाँ वर्ड दिखा है तटवर्ती। अब ये तटवर्ती का मतलब क्या है, हम जितने भी वर्ड आपको लिखवाते चल रहे हैं जो थोड़ा कठिन है, तो उसको आप लोग नोट करते चलिए। तटवर्ती का मतलब क्या होता है, कि तटवर्ती का मतलब होता है जो तट के किनारे हों, जो कहाँ हो, तट के किनारे हों, इसे तटवर्ती कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि सहायक नदियों के किनारे समुद्र तथा तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब इसके आगे बात कहा है, अब अपने मानचित्र में देखेंगे तो जो है गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, सोन है, उसका पता लगाओगे तो कितना दिखे, तो क्या आपको मिलेगा, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों जो हमने अभी लिखा वो, और सोन नदी की बात हो रही है। तो गंगा नदी के किनारे दक्षिण की तरफ इन नदियों के किनारे लगभग जो है प्राचीन काल में मगध, और जो मगध है ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान में बिहार है। मगध जो है वर्तमान में बिहार है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, और इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की, और कुछ अलग क्षेत्रों में भी इसी तरह छोटे छोटे राज्य की स्थापना कर दी। कहाँ पर, अलग क्षेत्र में भी। अब बात करेंगे उपमहाद्वीप में लोगों ने कहाँ कहाँ जो है अपनी यात्रा की, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्हें जोखिम लगा यात्राएं, फिर भी उन्होंने यात्रा करना नहीं छोड़ा और वो यात्रा कर सके। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की, और कभी कभी जो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी और रेगिस्तान और समुद्र और जो नदियां थी उनके कारण जो यात्रा थी वो पार करने में बहुत जोखिम हुआ, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और यात्रा जारी रखा। और अतः जो मतलब कुछ लोग जैसे काम की तलाश में, और कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना स्टार्ट किया, जो यात्रा थी। अब यहाँ वर्ड आया आपको प्राकृतिक आपदा। इस प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या हुआ,
प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ कि जो ऐसी कोई प्राकृतिक घटना जिसके कारण लोगों के जीवन या फिर सामग्री पर क्या पहुँचे, घात पहुँचे या फिर हानि पहुँचे, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो लोग जो थे वो आप देखेंगे तो कभी कभी लोग जो थे वो काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किया। और कभी कभी जो सेनाएं थी वो क्या, सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्रा किया। और इसके अतिरिक्त व्यापारी जो थे वो काफिले और जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर यात्रा की। और जो यहाँ पर काफिले शब्द आया, क्या, काफिला, इसका अर्थ क्या होता है, काफिले का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि पैदल यात्रियों को काफिला बोला जाता है। तो क्या हुआ, जो पहले व्यापारी थे वो काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर यात्रा की। और कुछ जो लोग थे, यानी कि बात करें गुरुओं को, धार्मिक गुरु की बात करें तो वो लोगों को क्या, शिक्षा देने के लिए और उनको समझाने के लिए और शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और जो लोग कभी कभी लोग जो थी रोचक जगह को, जो अच्छी सी कोई जगह की तलाश में इसकी उत्सुकता वश जो है यात्रा किया करते थे। और इन यात्राओं के कारण लोगों को दूसरे लोगों के विचार जानने का जो था अवसर मिलता था। तो यहाँ बात की गई है, ये जो यात्राएं की बात की गई है, ये किसकी बात की गई है, ये सारी पॉलिटी की बात की गई है। आपको याद होगा कि आप अगर पॉलिटी का अध्याय 1 अगर देखेंगे, जो विविधता की समझ है, चैप्टर का नाम है विविधता की समझ, तो उसमें आपको यही बात की गई है कि लोग विविधता किसे कहते हैं। तो विविधता मतलब विविधता क्यों आती है, तो विविधता तभी आती है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपना जो रंग रूप है वो दूसरे क्षेत्र में लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होगा, तो वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति दोनों मिल जाएंगी, तो इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, विविधता आ जाएगा। तो वही बात यहाँ भी की गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं। अब देखेंगे कि हम अभी अगर अपनी हेडिंग डालें तो पहले हेडिंग डाल लें, लोग आज यात्रा क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से अगर मानचित्र में देखो तो पहाड़ियां तथा पर्वत, रेगिस्तान, समुद्र और ये सभी उपमहाद्वीप को प्राकृतिक जो है बात किया गया है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। और ये सभी क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। वन मिनट। क्या बात किया गया है, प्राकृतिक जो पहाड़ियां थी, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र, ये सभी किसकी सीमा का प्राकृतिक निर्माण करती थी, तो उपमहाद्वीप की सीमा का निर्माण करती थी। अब आप अगर देखें तो हालांकि लोगों के लिए ये जो सीमाएं थी, मतलब ये जो सीमाएं थी वो पार करना बहुत ही जोखिम भरा लगा, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, इन सभी उपमहाद्वीपों को पार किया, इन सभी सीमाओं को पार किया। और जिन्होंने भी और क्या किया, और ऊंचाइयों को छू सके, और जिन्होंने भी ऐसा किया उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। और उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग
कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोग के इस आवागमन का मतलब होता है कि उपस्थिति या आया हुआ कोई माल। तो लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्धि किया। समृद्धि यानी हमारी परंपराओं को कल्याणकार किया। तो आपने देखा, कुछ हमने हिस्ट्री के दूसरे पार्ट में आपको कुछ बातें बताई हैं, और जो आपके इतिहास का पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें आपको सीरियल वाइज आपको हमने बताया। तो हमने कहाँ तक देखा, लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं। तो आप देखेंगे कि आगे आपको दिया गया है कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, इस देश का नाम भारत या फिर इंडिया क्यों पड़ा। तो आज आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। तो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण क्या होता है, वीडियो अपलोड होने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आज हम वीडियो यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसका हल ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।